सभी बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। क्लास की हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइसोसोम पढ़ेंगे। पढ़ क्या रहे थे? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हम पढ़ रहे थे, ठीक है। और एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और वैक्यूल, ये यहाँ पर हमें क्या होंगे? पढ़ने होंगे, ऐसा मैंने कहा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ चुके हैं, यानी अंतःपरदवी जालिका हम पढ़ चुके हैं। और गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिकाए भी हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम और उसके बाद में पढ़ेंगे वैक्यूल। लाइसोसोम और वैक्यूल हमारा शेष है, वैक्यूल यानी रिक्तिका, ठीक है। और आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम से पढ़ेंगे। तो देखो, ये रहा क्या? लाइसोसोम। देखो, ये जो लाइसोसोम है, इसमें ये जो लाइसो है, इसका मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव होता है ना। और सम का मतलब क्या होता है? बॉडी होता है, ठीक है। मिलाकर के क्या हो गया भाई? डाइजेस्टिव बॉडी। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पाचक काय कहेंगे। डाइजेस्टिव का मतलब क्या होता है? पाचक होता है। बॉडी का मतलब क्या होता है? काय होता है। तो इसको क्या कहेंगे? पाचक काय भी कह सकते हैं, है ना, कह सकते हैं ना भाई। लाइसो का मतलब क्या होता है? डाइजेस्टिव होता है। और सम का मतलब क्या होता है? बॉडी होता है। तो इसको हम पाचक काय भी कहते हैं, किसको? लाइसोसोम को। लाइसोसोम की जो खोज का जो श्रेय है वो किसको जाता है? C.D. डवे को जाता है। ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। C.D. डवे ने क्या किया? लीवर सेल से लाइसोसोम की खोज की। कहाँ से की? लीवर सेल से की। एक और भाई साहब हैं जिन्होंने लाइसोसोम की खोज की। कहाँ से? कवक में। कौन से कवक में? न्यूरोस्पोरा। न्यूरोस्पोरा कवक में लाइसोसोम की खोज की। किसने की? पी मार्टिले ने की, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप। देखो, लाइसोसोम की खोज का जो श्रेय है वो तो C.D. डवे को ही जाता है ना। किसको जाता है? C.D. डवे को ही जाता है। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है जो एसएससी और ये जो सिंपल जिनमें जनरल साइंस होती है ना, उसमें सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइसोसोम की खोज की। तो आप क्या करेंगे? C.D. डवे ने की। क्या करेंगे? और कहाँ पर की? यकृत सेल में की। इसके अलावा पी मार्टिले हैं, इन्होंने न्यूरोस्पोरा नामक कवक में लाइसोसोम की खोज की, ठीक है। याद रह जाएगा, करना ही पड़ेगा, वो कोई ऑप्शन नहीं है ना। अब देखो, लाइसोसोम है वो पादप और जंतु कोशिका दोनों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। दोनों में पाए जाते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनेल्स ऐसे होते हैं जो कि प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते। एनिमल सेल में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। लेकिन ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो दोनों में पाया जाता है, प्लांट में भी पाया जाता है और एनिमल में भी पाया जाता है। लेकिन जंतु कोशिका में क्या होता है? अधिक मिलता है, संख्या में अधिक होता है। किसमें? एनिमल सेल में। कम किसमें होता है? प्लांट सेल में। है ना। अब देखो आगे, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होता है, एकक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। ये तो मैंने शुरुआत में ही बता दिया था, है ना। बताया था ना कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम 4 पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया और वैक्यूल हो गया। ये चारों की चारों क्या है? एकक झिल्ली युक्त कोशिकांग है। याद रखेंगे, पूछा जाता है क्वेश्चन, है ना। और लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है, आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है सुसाइडल बैग। अब ये नहीं पूछा जाएगा क्यों कहा जाता है। ये क्यों कहा जाता है ये बीएससी में आता है। शॉर्ट नोट जब लिखने होते हैं ना, तब बीएससी में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अब देखो, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी में आपको पता है क्या पाई जाती है? सिस्टर्नी पाई जाती है। मैंने आपको बताया था इस तरीके से एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो एक के ऊपर एक क्या होती है? विन्यासित होती है। इनको क्या कहा जाता है? सिस्टर्नी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता? कहा जाता है। याद है, पीछे वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। ये जो सिस्टर्नी है, इसमें बडिंग होता है, मुकुलन होता है और उसके बाद में एक स्ट्रक्चर बनती है और उसका नाम है प्राथमिक लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है? गोल्जी बॉडी की जो सिस्टर्नी है उसमें क्या होता है? बडिंग होता है, मुकुलन होता है और उसके द्वारा एक संरचना का निर्माण होता है और उसको कहा जाता है प्राथमिक लाइसोसोम।
ठीक है, समझ में आ गया प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है ना। देखो, आज वाला जो पोर्शन है वो याद करने वाला है, समझने वाला क्या है, कम है। ठीक है, और बाकी जैसे बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन जब हम स्टार्ट करेंगे, है ना, तो उसमें समझने वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, याद ही करना पड़ेगा। बस एक बार रीडिंग लगा लोगे तो याद हो जाएगा। क्वेश्चन गलत होंगे नहीं, यहाँ से बिल्कुल नहीं हो सकते। सीधे और सिंपल क्वेश्चन यहाँ से क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो, लाइसोसोम में पॉलीमॉर्फिनिज्म दर्शाता है। कौन, लाइसोसोम, यानी बहुरूपता दर्शाता है। बहुरूपता का मतलब क्या होता है, एक रूप से अनेक रूप देखने को मिलेंगे। किसके मिलेंगे, लाइसोसोम के मिलेंगे, है ना। अर्थात लाइसोसोम के अनेक रूप होते हैं। कौन कौन से रूप होते हैं, ये देखो। पहला है प्राइमरी लाइसोसोम, यानी प्राथमिक लाइसोसोम। किस तरीके से बनता है बता दिया ना। गोल्जी बॉडी के अंदर सिस्टर्नी होती है और सिस्टर्नी में क्या होता है, बडिंग होता है, मुकुलन होता है। और उसके बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी लाइसोसोम होती है, प्राथमिक लाइसोसोम होती है ना। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसमें क्या पाए जाते हैं, केवल एंजाइम पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम में पाए जाते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम कैसे बनता है, गोल्जी बॉडी की सिस्टर्नी में क्या होता है, मुकुलन होता है। मुकुलन के बाद में जो स्ट्रक्चर बनती है वो कौन सी होती है, प्राइमरी लाइसोसोम होती है। समझ में आ गया होगा, है ना। अब ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है इसमें केवल और केवल क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। देखो ये क्या है, प्राइमरी लाइसोसोम है और इसके अंतर्गत जैसे आपको इस तरीके से दिख रहे हैं, ये क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं। ठीक है, रख लोगे ना रे याद, रखना ही पड़ेगा। अब देखो, द्वितीयक लाइसोसोम, इसको हीटेरोफैगोसोम भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहा जाता है। किसको, द्वितीयक लाइसोसोम का। द्वितीयक लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, देखो इधर, प्राथमिक लाइसोसोम के साथ में कुछ अटैच होगा। वो क्या अटैच होगा, फूड पार्टिकल्स होगा, भोज्य पदार्थ होगा, और इसके बाद क्या बन जाएगा, द्वितीयक लाइसोसोम बन जाएगा। सीधी और सिंपल सी बात है। प्राइमरी लाइसोसोम के साथ में क्या अटैच हो गया, फूड पार्टिकल्स अटैच हो गया, भोज्य पदार्थ अटैच हो गया। इसके बाद में जो बनता है उसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक लाइसोसोम कहा जाता है। द्वितीयक लाइसोसोम के अलावा इसको हेटेरोफेगोसोम्स भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको डाइजेस्टिव वैक्यूल भी कहा जाता है, पाचकाय रिक्तिका भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, द्वितीयक लाइसोसोम को कहा जाता है। अब देखो ये क्या है, देखो ये क्या है, एक सेल मेम्ब्रेन है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, फूड पार्टिकल्स है। ये जो फूड पार्टिकल्स है और ये प्राथमिक लाइसोसोम है, आपस में मिल करके जिस स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जिस संरचना का निर्माण करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, द्वितीयक लाइसोसोम कहा जाता है। अब देखो फूड पार्टिकल्स है भाई, इसके अंतर्गत क्या है, फूड पार्टिकल्स है भाई। प्राथमिक लाइसोसोम में क्या था, सिर्फ और सिर्फ एंजाइम थे। यहाँ पर क्या हो गया, एंजाइम के साथ में फूड पार्टिकल्स आ गए। अब ये एंजाइम, अब देखो ये क्या है, इधर एंजाइम है। ये एंजाइम क्या करेंगे, अरे ये एंजाइम क्या करेंगे, फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। डाइजेस्ट यानी पचाएंगे, तो इसको क्या कहा जाता है, पाचक काय भी कहा जाता है ना। समझ में आ गया ना। तो ये एंजाइम है जो कि फूड को क्या करेंगे, यहाँ पर डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। ठीक है, ये था कौन सा, द्वितीयक लाइसोसोम। अब आगे चलो, रेसिडुअल बॉडी, ये क्या है भैया, इसको हिंदी में अवशेषी काय कहा जाता है। लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप जिसमें अपचित भोजन पाया जाता है। अपचित भोजन, जिसका पाचन नहीं हुआ है वो क्या होता है, अपचित भोजन होता है। और ये देखो इसमें ये आपको जो दिख रहा है ये अपचित भोजन है, इसको क्या कहा जाता है, रेसिडुअल बॉडी कहा जाता है, सिंपल। अब देखो, अब ये जो लाइसोसोम है इसको सुसाइडल बैग क्यों कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्यों कहा जाता है इस तरीके से नहीं पूछा जाएगा, क्यों कहा जाता है। शॉर्ट नोट तो बीएससी वगैरह जब आपने पास आउट किया था तब आपको पता ही, वहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन पढ़ना तो जरूरी है, आपको पता होना चाहिए अब क्यों कहा जाता है, लिखना नहीं अब आपको, अब पता होना चाहिए कि क्यों कहा जाता है। अब देखो इधर, डैमेज सेल से रिलीज होने वाले लाइसोसोम की झिल्ली फट जाती है। फटने के कारण लाइसोसोम में भरे
जो जल अपघटनीय एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं एवं कोशिका का ही पाचन कर लेते हैं। इसीलिए इन्हें सुसाइडल बैग या फिर आत्महत्या की थैली कहा जाता है। क्या बताया भाई, लाइसोसोम है ना। अब लाइसोसोम की जो सेल है यानी जो कोशिका है, ठीक है, वो क्या होती है, फट जाती है ना। लाइसोसोम की झिल्ली, झिल्ली बोल दूँ एक ही बात है ना भाई। ये लाइसोसोम है और लाइसोसोम की ये जो बाहर की जो झिल्ली है वो फट जाती है। जैसे ही फटती है, आपको पता है कि लाइसोसोम के अंतर्गत बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। ये एंजाइम क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, है ना। बाहर निकल जाते हैं, निकल कर के ये क्या करते हैं, उसी सेल को क्या कर देते हैं, पाचित कर देते हैं, मार देते हैं। और यही रीजन है, इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है या फिर इसको आत्महत्या की थैली कहा जाता है। भाई बता दिया कि जो लाइसोसोम है उसके अंतर्गत बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, कोशिका का पाचन कर देते हैं। पाचन करते ही कोशिका क्या हो जाती है, मर जाती है। और यही रीजन है, इसको सुसाइडल बैग कहा जाता है, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देखो आगे, लाइसोसोम जल अपघटनीय एंजाइम, पाचक एंजाइम या फिर हाइड्रोलिटिक एंजाइम से क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं। भाई लाइसोसोम में आप तो कह दो जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं, या फिर आप कह दो पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, या फिर आप कह दो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये सारे के सारे किसके अंतर्गत भरे हुए होते हैं, लाइसोसोम के अंतर्गत भरे हुए होते हैं। जैसे ही सेल डैमेज होती है, जो झिल्ली है वो डैमेज होती है, या फिर आप कह दो सेल डैमेज होती है, एक ही बात है। जैसे ही डैमेज हो जाएंगी, एंजाइम क्या होंगे, बाहर आएंगे। और बाहर आते ही क्या कर देते हैं, अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे सेल मर जाती है, डैमेज हो जाती है। और इसी वजह से इसको सुसाइडल बैग और आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अब देखो, जैसे कि एंजाइम कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एसिड फोस्फेटेज एंजाइम, ये लिख लेना, दिख नहीं रहा इधर, एसिड फोस्फेटेज और कार्बोहाइड्रेज, प्रोटीएजेज, लाइपेजेज, एसिड डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, एसिड राइबोन्यूक्लिएज। ये एंजाइम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। किसके अंतर्गत पाए जाते हैं, लाइसोसोम के अंतर्गत पाए जाते हैं। ये एंजाइम बाहर कब निकलते हैं, जब इनकी झिल्ली फट जाती है तब ये बाहर निकल जाते हैं। इनका मुख्य कार्य क्या होता है, पाचन करना होता है। अरे भाई क्या करते हैं, पचाते हैं, पाचन करते हैं, खा ही जाते हैं, जिससे सेल क्या हो जाती है, मर जाती है। ये एंजाइम, ये कौन से जो अभी ऊपर बताए हैं, ये डैमेज सेल यानी जो सेल डैमेज हो गई है, टूट गई है, सेल डेब्रिज, डेब्रिज का मतलब क्या होता है, मलबा, किसका, कोशिका का मलबा। सेल वेस्ट यानी कोशिकीय अपशिष्ट, मृत कोशिकांग आदि को बचाने का कार्य करते हैं। कौन, ये वाले एंजाइम, ठीक है। आगे देखो, लाइसोसोम एंजाइम अम्लीय पीएच पर कार्य करता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, जो कि लाइसोसोम की जो एंजाइम है वो कौन सी पीएच पर काम करते हैं, एसिडिक पीएच पर काम करते हैं। पीएच कितनी होती है, 5.0, ठीक है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। लाइसोसोम की साइज ये तो कोई नहीं पूछता, पर देख लो 0.23 माइक्रोन से लेकर के 0.50 माइक्रोन तक होती है। और इन्हें पेरी कैनालिकुलर बॉडीज भी कहा जाता है। किसको, लाइसोसोम को कहा जाता है। पूछ सकता है क्या, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, बस पढ़ लेना आप तो, है ना। अब देखो, लाइसोसोम की उत्पत्ति कैसे होती है। लाइसोसोम की उत्पत्ति कैसे होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी आपस में मिल करके किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं। समझ में आ गया। जीआरएल तंत्र भी कहा जाता है। जीआरएल तंत्र का मतलब क्या हो गया, जी का मतलब गोल्जी बॉडी होता है, ई का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रदवी जालिका मिल करके किसका निर्माण करती हैं, लाइसोसोम का निर्माण करती हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है, जीआरएल तंत्र याद रह जाएगा इससे आपको। जी का मतलब यहाँ पर गोल्जी बॉडी हो गया, ई का यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, अंतःप्रदवी जालिका हो गया, और ये मिल करके किसका निर्माण करते हैं, लाइसोसोम का निर्माण करते हैं, ठीक है।
और जैसे प्राइमरी लाइसोसोम की बात करें तो गोल्जी बॉडी से ही होता है, लेकिन गोल्जी बॉडी की भी क्या होती है, गोल्जी बॉडी में क्या पाई जाती है, सिस्टर्नी पाई जाती है। और सिस्टर्नी में क्या होता है, मुकुलन होता है, बडिंग होता है, और इससे क्या बन जाता है, प्राइमरी लाइसोसोम बन जाता है। द्वितीय लाइसोसोम में मैंने आपको बताया था कि उसमें फूड पार्टिकल्स क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, और इससे क्या बन जाएगा, द्वितीयक लाइसोसोम बन जाएगा। रेसिडुअल बॉडी भी बताया था, उसमें क्या होता है कि अपचित भोजन पाया जाता है, जो वो स्ट्रक्चर होती है उसको रेसिडुअल बॉडी कहा जाता है। समझ में आ गया होगा, याद कर लेना भैया। अब देखो ऑटोफेजिक वैक्यूल, सववर्षीय रसधानी, ये क्या होती है, देखो लाइसोसोम का ऐसा स्वरूप जो ऑटोफेजी दर्शाए, अर्थात ऐसा स्वरूप जो अंतरकोशिकीय संरचनाओं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आदि का क्या कर दे, पाचन कर दे, उसको क्या कहा जाता है, ऑटोफेजिक वैक्यूल कहा जाता है ना भाई। अंदर अंदर जो संरचनाएं पाई जाती हैं उनका क्या कर देता है, उनको क्या कर देता है, उनका पाचन कर देता है। तो ऐसे स्वरूप को क्या कहा जाता है, अरे क्या कहा जाता है, ऑटोफेजी कहा जाता है। जैसे ये लाइसोसोम है और ये इसके अंदर जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अब ये जो स्वभक्षी रसधानी क्या कर देती है, ये जो अंतर कोशिकाएं इनको क्या कर देती है, पाचन कर देती है इनका। अब देखो अंतरकोशिकीय संरचना कोई भी हो सकती है, जरूरी थोड़ी माइटोकॉन्ड्रिया ही हो, कुछ भी हो सकता है, उन सबको क्या कर देती है, ये पाचन कर देती है, खा जाती है, डैमेज कर देती है। तो ये जो है ऐसा स्वरूप ये ऑटोफेजी दर्शाता है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है, ऑटोफेजिक वैक्यूल कहा जाता है। ओके, अब देखो लाइसोसोम को स्टेबिलिटी प्रदान करने वाले पदार्थ क्या होते हैं, स्टेबलाइजर कहलाते हैं भाई। स्टेबिलिटी यानी अस्थायित्व प्रदान करते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्टेबलाइजर कहा जाता है। और ये लाइसोसोम की झिल्ली को क्या करते हैं, टूटने से बचाते हैं। टूटने से कौन से बचाते हैं, एग्जाम्पल देखो कॉर्टिसोन हो गया और क्या हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया। ये क्या करते हैं, लाइसोसोम की जो झिल्ली है उसको फटने से क्या करते हैं, बचाते हैं। और लाइसोसोम की झिल्ली को फटने के लिए प्रेरित करने वाले क्या कहलाते हैं, लेबिलाइजर कहलाते हैं, ठीक है। और टूटने से बचाने वाले क्या कहलाते हैं, स्टेबलाइजर कहलाते हैं। अब देखो लाइसोसोम की झिल्ली को टूटने के लिए प्रेरित करने वाले पदार्थ लेबिलाइजर कहलाते हैं। लेबिलाइजर में कौन होता है, जैसे कि विटामिन की बात करें तो ए, डी, ई और के। कैसे याद करेंगे, कीड़ा याद कर लेना, कीड़ा, ये लो KEDA, कीड़ा, है ना। तो ये क्या है, जो लाइसोसोम की झिल्ली को टूटने से क्या करते हैं, बचाते हैं क्या, नहीं, प्रेरित करते हैं, ठीक है, कीड़ा। और इसके अलावा टेस्टोस्टेरोन हो गया और प्रोजेस्टेरोन हो गया, ये भी लाइसोसोम की झिल्ली को टूटने के लिए क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। लाइसोसोम की झिल्ली को टूटने के लिए प्रेरित करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, लेबिलाइजर कहलाते हैं। और बचाने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं, स्टेबलाइजर कहलाते हैं, ठीक है। अब देखो कार्य इम्पॉर्टेंट है भैया। वैसे तो पूरी सेल बायोलॉजी इम्पॉर्टेंट है, जब से शुरुआत की है तब से मैंने कहना शुरू किया है, सेल बायोलॉजी इज मोर इम्पॉर्टेंट सिलेक्शन में। बहुत सारे जो नंबर है वो स्कोर करती है कौन, सेल बायोलॉजी। अब देखो लाइसोसोम के कार्य समसूत्री विभाजन का प्रारंभन कर सकते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। अब देखो ये पाचन का भी काम करते हैं भाई, मेन काम तो ये पाचन का ही करते हैं, सब कुछ पचा देते हैं, जो भी सामने आता है उसको क्या कर देते हैं, पचा देते हैं, बस भाई तू तो गया। ऐसे ही आपको करना है, फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन जो भी आए ना, जितना भी मटेरियल उन सबको क्या करना, पचा देना है ना। अब देखो कोशिकीय पाचन यानी सेलुलर डाइजेशन, अंतः कोशिकीय पाचन यानी इंट्रासेलुलर डाइजेशन, बाह्य कोशिकीय पाचन यानी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, बाह्य पदार्थों का पाचन, सवलैन का मतलब क्या होता है, अरे सवलैन यानी सुसाइडल बैग, और एक हो गया ऑटोलाइसिस। तो ये काम कौन करता है, लाइसोसोम। ऑटोलाइसिस समझ में आ गया ना, ऑटोलाइसिस यानी अपनी ही कोशिका का क्या कर देते हैं, पाचन कर देते हैं, अरे करते हैं ना।
और अभी यहाँ थोड़ी देर पहले भी बताया था कि ये ऑटोफेजी भी दर्शाते हैं, है ना। तो ये बात है, ये सारे के सारे किसके हैं, किसके काम है, लाइसोसोम के काम में। तो यहाँ पर लाइसोसोम वाला टॉपिक क्या होता है, कंप्लीट होता है। समझ में आ गया होगा, इतना समझने वाली कोई चीज़ थी नहीं, सीधी और सिंपल सी चीज़ें थी जो आपको पता है, अब तक आप पढ़ते आए हैं वही चीज़ें हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है, एक वैक्यूल बचा है। उसके बाद में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि इसमें अंतःपर्दवी जालिका पढ़ना होता है, गोल्जिकाय पढ़ना होता है, लाइसोसोम पढ़ना होता है, और क्या पढ़ना होता है, वैक्यूल यानी रिक्तिका पढ़ना होता है। इसी के साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हमें तो अभी रिक्तिका और पढ़ना है ना। इसके अलावा हमें यहाँ पर क्या पढ़ना होगा भाई, क्या बच गया हमारा, राइबोसोम बच गया एक तो, है ना। एक हमारा न्यूक्लियस बच गया यानी केंद्रक बच गया, एक हमारा सेंट्रोसोम बच गया, राइबोसोम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेंट्रोसोम हो गया। इसके अलावा हमें बहुत कुछ पढ़ना है, छोटी छोटी चीज़ें हैं इसमें। हमारा पेरोक्सिसोम बच गया, और क्या बच गया भाई, ग्लाइऑक्सिसोम बच गया, और स्पेरोसोम्स बच गए, यानी बहुत कुछ बाकी है। इसके बाद में हमारा सेल डिवीजन स्टार्ट होगा, कोशिका विभाजन। कितना टाइम लगता है कोशिका विभाजन में, टाइम लगता है भाई, 4-5 दिन में कोशिका विभाजन कंप्लीट हो जाएगा। और अभी तो यहाँ पर सेल ऑर्गेनेल्स में भी हमारा बहुत कुछ बाकी है, बता दिया ना सारी चीज़ें। बहुत कुछ तो हमने पढ़ भी लिया है, बहुत कुछ बाकी है। फिर से रिपीट करूँ, राइबोसोम बच गया हमारा, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, पेरोक्सिसोम हो गया, ग्लाइऑक्सिसोम हो गया, स्पिरोसोम्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी बची हुई हैं। और पहली बात वैक्यूल और पढ़ना है, इसी के साथ में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद कल तो हमारा कौन सा आएगा, बायोटेक्नोलॉजी का एक वीडियो आएगा कल, एलिशा पर। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी की 2 चीज़ें हमारी बची हुई हैं, एक तो कलरीमेट्री बची हुई है और एक एलिसा बची हुई है। बाकी तो मैंने बायोटेक्नोलॉजी में आपको करवा ही दिया सारा का सारा, है ना। तो कल आएगा हमारा कौन सा, एलिशा पे आएगा। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।